पड़ोसी देश बांग्लादेश की कहानी हर गुजरते घंटे के साथ बदल रही है। करीब 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकल गई है। वो सेना के हेलीकॉप्टर से पहले अगरतला पहुंची और वहां से मिलिट्री विमान से गाजियाबाद के हिंडन मिलिट्री बेस पर लैंड हुई। शेख हसीना के रिश्तेदार और बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उल उज जमान ने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश की मौजूदा क्राइसिस में आगे क्या हो सकता है, जानेंगे 10 जरूरी सवालों के जवाब। पहला सवाल, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब क्या करेंगी? शेख हसीना ने ढाका छोड़ने के बाद सीधे भारत की तरफ उड़ान भरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल और शेख हसीना के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। साथ में भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल पीएम सिन्हा भी मौजूद थे। शेख हसीना को एयरबेस से एक सेफ हाउस में ले जाया गया। उनकी सिक्योरिटी में वायुसेना के गरुड़ कमांडो तैनात हैं। इससे पहले शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर सोमवार करीब 5:45 पर लैंड हुआ। एयरबेस के कमांडर संजय चोपड़ा ने शेख हसीना को रिसीव किया, मतलब यहाँ उनके उतरने की पहले से ही तैयारी की गई थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनका विमान रिफ्यूलिंग के लिए उतारा गया है। फिलहाल वायुसेना के अधिकारी इस मामले पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोल रहे। जानकारों का मानना है कि शरण में आने वाले की जान बचाना भारत की नीतियों में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शेख हसीना लंबे समय तक यहाँ रुकेंगी। हो सकता है कि उनके हवाई जहाज में ईंधन भरकर उन्हें किसी न्यूट्रल देश भेज दिया जाए। उनके लंदन जाने की सबसे प्रबल संभावना है। शेख हसीना के बेटे और पूर्व आधिकारिक सलाहकार साजिब वाजेद जॉय ने कहा है कि वे अब राजनीति में वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने परिवार से अपील की कि अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है। जॉय ने कहा कि उनकी मां इस बात से निराश है कि उनकी कड़ी मेहनत और बांग्लादेश को बदलने के बाद भी अल्पसंख्यक उनके खिलाफ खड़े हुए। दूसरा सवाल, क्या भारत शेख हसीना को शरण देगा? बांग्लादेश में भारत की राजदूत रही वीना सीकरी कहते हैं कि हो सकता है शेख हसीना ने शरण मांगी ही ना हो, सिर्फ भारत के रास्ते का इस्तेमाल किया। अगर वह शरण भी मांगती तो जरूरी नहीं है कि उन्हें शरण दी जाए। जानकार मानते हैं कि शेख हसीना को शरण न देने की 3 संभावित वजह हैं। बांग्लादेश में माहौल शेख हसीना के खिलाफ है, तो वहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी हैं। शेख हसीना के खिलाफ जमात के लोग हैं, उनकी विपक्षी पार्टियां उनके भारत के रिश्ते को लेकर नाखुश रहती हैं। ऐसे में शेख हसीना को शरण देने देने पर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आक्रोश पनप सकता है। भारत इस इलाके की बड़ी शक्ति है, उसने G20 जैसे फोरम की लीडरशिप की है। शेख हसीना को शरण देना किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल देने की तरह है। बांग्लादेश में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या महज 8% है। अभी बांग्लादेश में हिंसा पर आमादा लोगों को विपक्षी दलों के अलावा बांग्लादेश की जमात, धार्मिक कट्टरपंथी समुदाय और कथित रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी सहयोग मिल रहा है। शेख हसीना को भारत में शरण देने पर वहां की हिंसक भीड़ इन अल्पसंख्यकों को निशाना बना सकती है। तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच रिश्ते कैसे रहे? क्या वो शेख हसीना की मदद करेंगे? विदेशी मामलों और भारत की विदेश नीति के जानकार हर्ष वी पंत के मुताबिक इस दौर को अगर भारत बांग्लादेश संबंधों का स्वर्णिम काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीते 10 सालों में दिल्ली और ढाका के रिश्ते बेहतर हुए। कई बार मुश्किल स्थिति अभी आई है, लेकिन इस रिश्ते पर उनकी आंच नहीं पड़ी। तीसरा तीस्ता जल समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल सरकार के विरोध में जूझना पड़ा। वहीं बांग्लादेश में हसीना को भारत विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जो द्विपक्षीय नहीं है बल्कि कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 8 जुलाई 2024 से शेख हसीना को 4 दिन के दौरे पर चीन में रहना था, लेकिन एक दिन पहले ही वह बांग्लादेश लौट आए। आते ही उन्होंने पत्रकारों से कहा, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बार प्रोजेक्ट को भारत पूरा करे। बीते महीने से बांग्लादेश में जारी हिंसा पर भारत ने किसी भी तरह की आधिकारिक टिप्पणी नहीं की।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रदर्शनों को लेकर कहा कि यह बांग्लादेश का घरेलू मामला है। वही वीना सिकरी कहती हैं कि भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं। 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जमीनी सीमा है। भारत बांग्लादेश के मामले में ज्यादा नहीं उलझेगा। भारत के लिए पहली प्राथमिकता अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है। चौथा सवाल, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अब सत्ता कौन संभालेगा? मौजूदा हालात में बांग्लादेश में दो तरीकों से सरकार बन सकती है, एक परंपरागत तरीका, दूसरा केयरटेकर सरकार। परंपरागत तरीका यह है कि चीफ जस्टिस बन सकते हैं प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की परंपरा कहती है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो देश के चीफ जस्टिस को देश चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। 1990 में बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ था। तब विपक्षी राजनीतिक दलों ने 6 दिसंबर 1990 को तत्कालीन न्यायाधीश अहमद को सत्ता सौंप दी थी। वे बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने। वर्तमान में बांग्लादेश में राष्ट्रपति पहले से हैं। ऐसे में आर्मी के जरिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन 65 साल के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन को सरकार का मुखिया चुन सकते हैं। उन्हें 12 सितंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अब्दुल हसन सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर एक अंतरिम सरकार बना सकते हैं। ऐसे में अनुमान यह भी है कि इस सरकार में कोई भी राजनीतिक दल न होकर बांग्लादेश के रिटायर्ड नौकरशाह, जज, शिक्षाविद और सोशल वर्कर हो सकते हैं। दूसरा तरीका, एक केयरटेकर सरकार। बांग्लादेश में नॉन पॉलिटिकल केयरटेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी है। साल 1996 और 2008 में बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। तब केयरटेकर सरकार को सत्ता सौंपी गई थी। केयरटेकर सरकार के कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक दल से नहीं होते। इससे इन्हें चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं होती। केयरटेकर सरकार में शामिल लोग मंत्री की तरह काम करते हैं। इसमें इन्हें सलाहकार कहा जाता है। ये सरकार राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है। सरकार को 90 दिनों के भीतर चुनाव करना होता है और 120 दिनों के अंदर जीतने वाली पार्टी को सत्ता सौंपनी होती है। बांग्लादेश के 14वें संविधान संशोधन में इसे खत्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटकर इसे फिर से बहाल कर दिया। इसी कारण आर्मी चीफ बिना किसी रिस्क के इन दोनों में से किसी भी तरीके को चुनकर सरकार बना सकते हैं। अब पांचवा सवाल, वर्तमान में कौन 3 लोग हैं जिनका नाम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद के लिए आगे चल रहा है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान राष्ट्रपति के माध्यम से किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को देश की कमान सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए कई लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन 3 लोगों के नाम प्रमुख हैं। सलाउद्दीन अहमद, जो कि एक अर्थशास्त्री और बांग्लादेश के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। सलाउद्दीन का नाम इसलिए ऊपर गिना जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। ऐसे में देश और अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले लीडर की जरूरत है। इस फेज में सलाउद्दीन फिट बैठते हैं। मेजर जनरल AKM नजमुल हसन, ये बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं। नजमुल इस साल 30 जनवरी को रिटायर हुए थे। वह आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। जिस तरह से देश में अभी अराजक हालात हैं, उनसे निपटने के लिए रणनीति बनाने में सक्षम है। साल 1990 में चटगांव संघर्ष को इन्होंने ही डील किया था। डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी दूसरा नाम है। मंजूर अहमद चौधरी वैज्ञानिक है। ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा में वैज्ञानिक भी रहे, साथ ही नेताओं के आलोचक रहे। चौधरी ने एक जिले के रिसर्चर को हटाने पर बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और सांसद दीपू मोनी की खुलकर आलोचना की थी। नदी संरक्षण में फेल रहने पर उत्तरी ढाका के मेयर अतीकुल इस्लाम को जेल भेजने की भी बात कही थी। छठा सवाल, शेख हसीना की सबसे बड़ी विपक्षी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया क्या करेंगे? खालिदा जिया शेख हसीना के सबसे बड़े विरोधी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की मुखिया हैं। वह बांग्लादेश की 9वीं प्रधानमंत्री रह चुकी है। खालिदा जिया इस समय भ्रष्टाचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। वह बीमार भी हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी पहली
की मीटिंग में बेगम खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। यानी आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति में वो बड़ी भूमिका निभा सकती है। उनके बेटे ताहिर रहमान पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। वे इस समय लंदन में है। अब सवाल 7वां, बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन कब तक थमेगा? कहा जा रहा है कि शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने से जनता का गुस्सा कम होगा। इस मूवमेंट को भले ही स्टूडेंट्स का आंदोलन कहा जा रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थितियां हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात और विपक्षी दल इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। ऐसे में जब तक अंतरिम सरकार नहीं बनती और आरक्षण के मामले में कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक बांग्लादेश में सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोग घर जाने वाले नहीं। 8वां सवाल, बांग्लादेश से सटे भारत के सीमाई इलाकों में क्या हालात है? चीन, पाकिस्तान जैसे सभी पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जमीनी सीमा लगती है। पूर्व में भारत के 5 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश की साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2117 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। देश की पूर्वी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बीएसएफ की है। बीते दिनों जब बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन शुरू हुआ तो बीएसएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। फिलहाल सीमा पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ की सभी यूनिट्स को हाई अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ के कार्यवाहक डीजी दलजीत चौधरी सहित कई बड़े अधिकारी कोलकाता पहुंच गए। सैनिकों को 24 घंटे की निगरानी के आदेश दिए। इससे पहले भारत ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की एडवाइजरी भी जारी की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।